बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और टॉपिक है जी हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से हम हासिल करते हैं। और सेकंड पे हम लोग बात करेंगे कोल के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है अपने फर्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी, सबसे पहले हम लोगों ने देखने हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं। तो इसके हमारे पास अगर हम सोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्सेज हैं वो हमारे पास होते हैं जी एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यानी एनिमल्स से और प्लांट्स से हासिल करते हैं तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। अब एनिमल्स जो हैं ये भी आगे जो है इससे हमारे पास जो है दो किस्म की चीज़ें हासिल होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक हमारे पास होती हैं जी प्रोटीन्स और सेकंड हमारे पास होते हैं फैट्स या आइल्स, ठीक है। यानी एनिमल्स से हमारे पास प्रोटीन्स हासिल होती हैं और फैट्स या आइल्स हासिल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों में होती है, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास होती है एग्स में होती है प्रोटीन्स। इसके अलावा मटन में होती है, ये भी मटन से भी प्रोटीन हासिल होती है, ठीक है। चिकन, बीफ और फ़िश वगैरह से, ठीक है। मतलब ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे प्रोटीन्स हासिल होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास जो एनिमल्स से हासिल होती हैं, ठीक है, वो एक तो एग्स से हासिल होती है, इसके अलावा मटन से, चिकन से, बीफ और फ़िश वगैरह से, ठीक है। इनसे हमारे पास जो है प्रोटीन्स हासिल होती हैं, ठीक है। जो फैट्स और आयल्स हैं ये हमारे पास हासिल होते हैं जी मिल्क से, ठीक है। एक तो मिल्क से हासिल होंगे, इसके अलावा हमारे पास जो हैं बटर से हासिल होते हैं और हमारे पास ये हासिल होते हैं चीज़ से, ठीक है। तो फैट्स और आयल्स जो हैं ये हमारे पास हासिल होते हैं जी मिल्क, बटर और चीज़ से हासिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एनिमल्स की बात की थी कि एनिमल्स से प्रोटीन्स और फैट्स हासिल होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास कौन सी चीज़ों से हासिल होता है और फैट्स और आयल्स हमारे पास जो हैं ये कौन सी चीज़ों से हासिल होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में भी ऐसे ही हमारे पास इसकी जो है वो 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें से एक हमारे पास आते हैं जी लाइव प्लांट जो लिविंग प्लांट होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं डेड प्लांट, ठीक है। एक दो हमारे पास जो है इसमें लाइव प्लांट आ जाते हैं और डेड प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास होते हैं डेड प्लांट, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं कि डेड प्लांट्स जो हैं ये इसके अंदर जो है काफ़ी केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में डेड प्लांट्स आगे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, पेट्रोलियम में और गैस में, जो कि मेन सोर्स होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो डेड प्लांट से हमारे पास कौन सी चीज़ें बनती हैं, कोल, पेट्रोलियम और गैस बनता है, ठीक है। जो हमारे पास है लाइव प्लांट्स, ठीक है, इनसे हमारे पास नेक्स्ट आगे जो है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट हासिल होती हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास आ जाती हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स, वाइटामिन्स आएंगे, ठीक है, और हमारे पास आ जाएंगे आइल्स, ठीक है। यानी इससे हमारे पास हासिल होती हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स,
भी हासिल होती हैं प्लांट्स से, विटामिन्स भी हासिल होते हैं और आयल्स भी हासिल होते हैं, ठीक है। यानी लिविंग प्लांट से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स और आयल्स हासिल होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोटैटोस हो गए, पोटैटोस, ठीक है, राइस हो गए हमारे पास, ठीक है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये लिविंग प्लांट से हासिल होते हैं। प्रोटीन्स में हमारे पास पल्सीज आ जाती हैं, दालें आ जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा बीन्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनसे भी हमारे पास जो हैं ये प्रोटीन्स हासिल होती है, ठीक है। विटामिन्स में हमारे पास आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, इसके अलावा बनाना और ऑरेंज वगैरह। और आयल्स की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है, जैसे सनफ्लावर आयल हो गया, ठीक है, सनफ्लावर आयल ये प्लांट से हासिल होता है, लिविंग प्लांट से हासिल होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल आ सकता है। मतलब ये एग्जांपल्स हैं, हम लोग जो है एग्जांपल के ज़रिए बता रहे हैं कि इसमें ये सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो मेन सोर्सेज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो हमारे पास होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल से हमारे पास हासिल होती हैं प्रोटीन्स और फैट्स और या आयल्स, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास एग से, मटन से, चिकन से, बीफ से और फिश से हासिल होती है, ठीक है। फैट्स और आयल्स हमारे पास जो हैं ये मिल्क से, बटर से और चीज़ से हासिल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमारे पास कुछ लिविंग प्लांट होते हैं, कुछ डेड प्लांट भी होते हैं, ठीक है। लिविंग प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, प्रोटीन्स हासिल करते हैं, विटामिन्स हासिल करते हैं और आयल्स हासिल करते हैं। और डेड प्लांट्स जो हैं ये भी हमारे पास सोर्सेज, ये मेन सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसमें कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है और गैस आ जाता है, जिसमें से अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल के बारे में। तो हम कोल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। कोल हमारे पास दरअसल एक ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जी कार्बन का, हाइड्रोजन का, ठीक है, और ऑक्सीजन का। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किसका होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट में हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फ़र भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। मतलब कोल हमारे पास एक ब्लैकिश कलर का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिसमें मेन हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन स्मॉल अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, कार्बोनाइजेशन। ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्बोनाइजेशन के बारे में जो है पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन की हम डेफिनेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड को कोल में कन्वर्ट करने को हम लोग नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन का, ठीक है। ये हमारे पास एक तो स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस कहते हैं गैर मौजूदगी में, ठीक है, यानी हवा की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर की मौजूदगी में, ठीक है। ये इसके हम कुछ कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनाइजेशन की, जिसके ज़रिए हम वुड को कन्वर्ट करते हैं कोल में, ठीक है। और इसके लिए जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, इसके लिए टाइम बहुत लगता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तकरीबन अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है अबाउट 500 मिलियन ईयर्स।
यानी इसको तकरीबन कितना टाइम लग जाता है, 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं किसी भी वुड को कोल में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि जिससे हम लोग वुड को कन्वर्ट करते हैं जी कोल में, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन का। ये हमारे पास स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, हवा की गैर मौजूदगी में होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में होता है, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स इसको लग जाते हैं। तो कार्बोनाइजेशन के बाद हम लोग बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ कोल की। टाइप्स ऑफ कोल की टाइप्स की हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास कोल की टाइप्स हम लोग जो है ये करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, ठीक है, कि इसमें हमारे पास कितने परसेंटेज में कार्बन मौजूद होता है, उस लिहाज से हम लोगों ने कोल की टाइप्स देखनी है, ठीक है। इसकी जो है मेनली हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स हैं, ठीक है, जिनमें से आ जाती है हमारे पास पीट आ जाती है, इसके अलावा लिग्नाइट आ जाता है, और थर्ड हमारे पास आ जाती है जी बिटुमिनस कोल आ जाता है, ठीक है, और लास्ट हमारे पास है एंथ्रासाइट। ठीक हो गया। ये हमारे पास कोल की टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली हमारे पास है जी पीट, सेकंड पे हमारे पास है लिग्नाइट, थर्ड पे हम लोग बात करेंगे बिटुमिनस कोल की, और फोर्थ पे हमारे पास है जी एंथ्रासाइट, ठीक है। और ये इसकी टाइप्स किस लिहाज से हैं, इसमें मौजूद कार्बन के कंटेंट के लिहाज से हैं। तो हमने इन चारों टाइप्स के बारे में पढ़ना है, इसमें मौजूद कार्बन के कंटेंट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास कोल की सबसे पहली टाइप है पीट। पीट में अगर हम लोग कार्बन कंटेंट देखें तो इसमें हमारे पास होता है जी 60% कार्बन। इसमें कार्बन कितना है, 60%, ठीक है। ये हमारे पास इन्फीरियर क्वालिटी है, यानी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये इन्फीरियर क्वालिटी कोल है, ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है किलन में, यानी भट्टियों में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो पीट जो है इसकी कार्बन का कंटेंट 60%, ठीक है, ये इन्फीरियर क्वालिटी, और इसको यूज़ किया जाता है किलन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पीट के बाद हमारे पास सेकंड थी जी लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है इसमें कार्बन का कंटेंट हमारे पास पीट से ज़्यादा होता है, इसमें होता है 70% कार्बन, ठीक है। और ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कोल होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिग्नाइट जिसमें हमारे पास जो है 70% कार्बन, ये सॉफ्ट कोल होता है और इसको थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट के बाद हम लोग बात करते हैं बिटुमिनस कोल की, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड टाइप है कोल की। इसमें हमारे पास कार्बन कंटेंट बाकी दोनों से ज़्यादा होता है, इसमें हमारे पास होता है जी 80% कार्बन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 80% कार्बन, और इसको यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है जी एंथ्रासाइट, जिसमें हमारे पास जो कार्बन का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो कार्बन का कंटेंट हमारे पास होता है जी 90%। इसमें कितना होता है, 90% होता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, सुपीरियर क्वालिटी कोल होता है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास इसकी क्वालिटी बाकी तीनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कोल की जो है टाइप्स की बात की है, ठीक है।
हम लोगों ने बात की कि हमारे पास इसमें कार्बन के कंटेंट के लिहाज से इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है, और इनके यूजेस भी उस लिहाज से भी डिफरेंट है, इनमें कार्बन का कंटेंट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो पीच जिसमें 60% कार्बन है ये इन्फीरियर क्वालिटी है और इसको किलन में यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट जिसमें 70% कार्बन है ये सॉफ्ट कोल होता है और थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिटुमिनस कोल जिसमें 80% कार्बन होता है और ये हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है। और एंथ्रासाइट जिसमें 90% कार्बन होता है और ये सुपीरियर क्वालिटी होता है जिसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। यानी हम लोग क्या करते हैं कि हवा की गैर मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं कोल को, जिसे हम लोग नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उसके नतीजे में हमारे पास मज़ीद आगे जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हासिल होते हैं, ठीक है। तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो हमारे पास है जी कोल गैस। हमारे पास सबसे पहला कौन सा कंपाउंड बना है? कोल गैस। ये कब बना है? जब हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की है, ठीक है। ये हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज फ्यूल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर हम लोग कोल गैस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है इसको मेटालर्जिकल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेटालर्जिकल प्रोसेसेस में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मेटालर्जिकल प्रोसेसेस होता है कि जिसमें हम मेटल को प्योर फॉर्म में अलहदा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले मिक्सचर होता है जी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। और इसको फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और मेटालर्जिकल प्रोसेसेस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास बनता है जी अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड जो है ये सॉल्यूशन होता है अमोनिया गैस का, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। यानी अमोनिया गैस का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है उसे हम नाम देते हैं अमोनिकल लिक्विड का, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र जो हमारे पास जो हैं खाद्य होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल खाद्य होती हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब अमोनिकल लिक्विड को अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है अमोनियम सल्फेट। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट, जो कि हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक फर्टिलाइज़र है, खाद के तौर पर यूज़ की जाती है, ठीक है।
तो सेकंड हमने बात की है जी अमोनिकल लिक्विड की, जो कि सोल्यूशन होता है हमारे पास अमोनिया गैस का वाटर के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि अगर हमारे पास अमोनिकल लिक्विड है, हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है जी अमोनियम सल्फेट, जो कि एक फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास है इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास बनता है कोल तार। ये हम लोग बात करें कि डिस्ट्रक्टिव कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, थिक होता है और ब्लैक लिक्विड होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसको फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आगे सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कोल तार में, ठीक है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा डाइस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेंट्स बनाने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स के अलावा हम लोग जो है इससे प्लास्टिक बना सकते हैं। पेस्टिसाइड्स इससे बना हो सकती हैं, ठीक है। ये ETC ये तमाम चीज़ें जो है बनाने के लिए भी हम इसको कोल तार को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये हमारे पास एक इसका ब्लैक रेसिड्यू होता है कोल तार का, ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कोल तार। कोल तार का एक ब्लैक रेसिड्यू होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं पिच का। इसे हम नाम क्या देते हैं? पिच का नाम देते हैं, ठीक है। और इस पिच को हम लोग यूज़ करते हैं सरफेसिंग ऑफ रोड्स, यानी रोड्स की सरफेस बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो रूफ्स होती हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एक डेफिनेशन आ गई है पिच के हवाले से, ठीक है, कि पिच हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पिच हमारे पास जो है ये ब्लैक रेसिड्यू होता है कोल तार का, जिसे हम लोग पिच का नाम देते हैं, जिसको यूज़ करते हैं रोड्स की सरफेसेस बनाने के लिए और रूफ्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी थर्ड हम लोगों ने टाइप पढ़ी है जी कोल तार, जो कि हमारे पास थिक ब्लैक लिक्विड होता है। और ये हमारे पास जो है इसमें मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसको हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रग्स, डाइस, पेंट्स, प्लास्टिक्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है। और इसका एक ब्लैक रेसिड्यू होता है कोल तार का, जिसे हम नाम देते हैं पिच का, जिसको हम रोड्स की और रूफ्स की सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे हमारे पास है जी कोक। कोक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है जी 98% कार्बन, ठीक है। कोक में हमारे पास जो है 98% कार्बन होता है, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड रेसिड्यू होता है, सॉलिड रेसिड्यू ऑफ कोल। कोल का जो एक सॉलिड किस्म का रेसिड्यू पीछे बच जाता है, इसे हम लोग नाम देते हैं कोक का, ठीक है। इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्पेशली जो आ जाती है, ठीक है, मेटल आ जाती है आयरन, ठीक है। स्पेशली कौन सी मेटल? आयरन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको फ्यूल के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट बनती है वो है कोक, जिसमें 98% कार्बन होता है और ये सॉलिड रेसिड्यू होता है कोल का,
इसको हम मेटल की जो एक्सट्रैक्शन है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास स्पेशली आ जाती है आयरन, ठीक है, और इसको हम फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो इसके सोर्सेज देखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। उसके बाद हमने कोल की डेफिनेशन, कार्बोनाइजेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोल की डिफरेंट टाइप्स देखी, और ये जो कोल की टाइप्स हैं ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें पूछ लिया जाता है कि कोल की टाइप्स आप जो हैं बताएं, ठीक है। तो ये आपने इनकी चारों टाइप्स बतानी होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और हम लोगों ने देखा कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास कुछ कंपाउंड बनते हैं जैसे कि कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल तार, ठीक है, और हमारे पास बनता है जी कोक बनता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।